प्रत्येक भारतीयाची नजर यूपीमधील हाथरसमध्ये घडलेल्या घटनेवर आहे। 19 वर्षाच्या मुलीवर अमानुष बलात्कार करण्यात आला, त्यात तिचा जीव गेला। त्यानंतर घरच्या लोकांना पोलीस यंत्रणेकडून दबाव टाकण्यात आला व या पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कारही पोलिसांकडून रातोरातच करण्यात आले। संपूर्ण परिवाराला नजरकैदेत ठेवण्यात आले। विविध प्रकारे दडपशाहीचा वापर करून त्यांचा आवाज दडपण्यात येत आहे। पीडिताच्या घरासह संपूर्ण गावालाच आता छावणीचे रूप प्राप्त झाले आहे। मीडियाच्या प्रतिनिधीसह लोकप्रतिनिधींनाही ते फिरकले देऊ जात नाहीये। काँग्रेसचे दिग्गज नेते श्री राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वड्रा यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केली व जाण्यास रोखले गेले। संपूर्ण देशभर या प्रकरणाबाबत संतापाची एक मोठी लाट पसरली आहे। यूपीच्या पोलीस प्रशासनासह मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जनतेने तसेच इतर पक्षांनी चांगलेच धारेवर धरले आहे। शिवाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजीनामा द्यावा अशी हाक ही जनता लगावत आहे। महाराष्ट्रात 2 साधूंची हत्या झाल्यावर बोलणारे योगी आज शांत कसे, असा प्रश्नही लोकप्रतिनिधीसह जनता आज विचारत आहे। यावर प्रशासनाने कार्यवाही करत हाथरस जिल्ह्याच्या डीएसपी सोबत इतर 5 पोलिसांना निलंबित केले आहे। ही कारवाई एसआयटीच्या प्रारंभिक रिपोर्टवरून केली गेली आहे। तसेच पोलिसांची नार्को पॉलिग्राफ टेस्ट ही आता सरकार करणार आहे। पोलिसांसोबतच पीडिताच्या परिवाराचीही नार्को पॉलिग्राफ टेस्ट करण्यात येण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत। दरम्यान आज पुन्हा माननीय राहुल गांधी या पीडिताच्या परिवाराला भेटण्यासाठी हाथरस येथे जाणार असल्याची माहिती आहे। या घटनेबाबत उमा भारती यांनी घरचा आहेर देत पोलिसांच्या छावणीबद्दल पोलिसांची भूमिका संशयास्पद वाटते। या घटनेमुळे उत्तर प्रदेश सरकार आणि भाजपाची प्रतिमा मलिन झाली आहे, असे त्यांनी ट्विट केले। या घटनेवर वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली। ही घटना उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या दोन घटना उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या घडल्या त्याचे संपूर्ण देशामध्ये प्रतिसाद त्याची म्हटलं आहे की त्या ठिकाणी या दोन्ही घटनेमध्ये ज्या पद्धतीनं अमानुष पद्धतीनं अत्याचार करण्यात आला आणि हाथरसच्या घटनेमध्ये आपल्याला कल्पना आहे की त्या मुलीची जीभ कापण्यात आली, तिच्या पाठीला मार आहे, तिची एफआयआर 10 दिवस घेतली नाही। काल तिचा अंत्यसंस्कार करण्यात आला तेव्हा घरच्या लोकांना सुद्धा ती जाऊ दिलं नाही। त्याच्यानंतर लगेच दुसरी घटना झाली आणि अशा पद्धतीने उत्तर प्रदेशमध्ये वारंवार या घटना घडत असताना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी याच्याकडे लक्ष घातलं पाहिजे आणि ज्या पद्धतीनं जंगलराज चालू आहे उत्तर प्रदेशमध्ये त्या बाबतीत योग्य ते पावलं उत्तर प्रदेश सरकारने उचलली पाहिजे। आणि अशा घटना घडल्यानंतर एखाद्या राजकीय पक्षाचे जर नेते त्या ठिकाणी त्यांचं सांत्वन करायला जात असेल, त्या कुटुंबियाचं सांत्वन करायला जर जात असेल तर त्या ठिकाणी त्यांनी जाऊन सांत्वन करायला कोणाची अडचण असल्याचं काम नाही। मला मोठं आश्चर्य वाटतं की उत्तर प्रदेश सरकार एका पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना त्या ठिकाणी त्या कुटुंबाचं सांत्वन करताना जाऊ देत नाही। ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे आणि या बाबतीत त्यांनी अवश्य विचार करावा। उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी जात होते आणि जाताना पोलिसांनी ज्या पद्धतीनं त्यांना खाली पाडलं आणि एकंदर धक्काबुक्की करून देशातल्या एका प्रमुख पक्षाच्या प्रमुखाला अशा पद्धतीनं दिलेली वागणूक ही अत्यंत निंदनीय आहे। महात्मा गांधींचं नाव तोंडाने घ्यायचं पण कृती उलटी करायची, रामाचं नाव घ्यायचं पण कृती नथुरामाची करायची, ही पद्धत भारतीय जनता पक्षाची पुन्हा एकदा पुढे आलेली आहे। भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीनं उत्तर प्रदेशमध्ये आणि देशामध्ये बळाचा वापर करून अनेक आंदोलनं चिरडली, तशीच राहुल गांधींच्या बाबतीत हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रकार आहे असं दिसतंय। मी या झालेल्या घटनेचा निषेध करतो। भारतीय जनता पक्षाने वेळीच आपली धोरणं आणि भूमिका सुधारली पाहिजे, नाहीतर देशातली परिस्थिती आणखी बिकट होईल अशी मला शंका आहे। यानी कि पिछले साल जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा था तो वहां पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद आजम खान साहब, उस वक्त स्पीकर एक लेडी थी और उन्होंने अपने तकरीर के दौरान कुछ ऐसे जुमले बोल दिए थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे वो आग बबूला हो गए थे। आजम खान साहब ने
ये कहा था कि ये स्पीकर जो एक महिला है वो मेरी बड़ी बहन के समान है। भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूरा सांसद उन्होंने सर पर उठा लिया था। आजम खान साहब को मजबूर किया गया था कि आपने माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने महिलाओं के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किए थे। मैं उस वक्त सांसद के अंदर मौजूद था। आजम खान साहब ने माफी मांगने के बाद भी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सांसद थी, उन्होंने ये मांग किए थे कि आजम खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक जुमले के ऊपर अगर ये पूरी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी पार्टी की अगर सिर्फ एक जुमले के ऊपर इतनी आग बबूला हो सकती है, तो उसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर मेरी एक बहन की इज्जत लूटी जाती है और ये पूरे के पूरे खामोश बैठे हैं। इससे ज्यादा अफसोस और शर्म की क्या बात हो सकती है। ये घटना होने के बाद सरकार किस तरह से रातों रात उस बच्ची की लाश को जला दिया जाता है और उसके बाद उसके परिवार तक कोई पहुंच न सके, सच्चाई बाहर निकल न सके, तो पुलिस का किस नंगा नाच वहां पर देखने को मिल रहा है कि ना मीडिया वालों को वहां पर जाने की इजाजत दी जा रही है, ना कोई और वहां पर जा सकता है, बल्कि हद तो ये हो गई है कि वहां का डीएम जाकर उसके परिवार वालों को धमकाता है। दोस्तों, किस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, इस बात का हमें अंदाजा लगाना चाहिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये बलात्कार किसी एक बच्ची का हुआ है तो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, ये मत देखो, क्योंकि बच्चियां तुम्हारे घर में भी है, बेटियां तुम्हारे घर में भी है, बेटियां हमारे घर में भी है, बहनें हमारे भी घर में है। अगर आज उसे राजनीति के चश्मे से अगर देखेंगे तो शायद कल बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आज जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि आज हम एक ऐसे दौर के अंदर गुजर रहे हैं जहां पर डॉक्टर बाबा साहब का अंबेडकर जी का संविधान कहां है, कैसे खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, ये आप हर रोज देख रहे हैं। इंसाफ की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आज इस मुल्क के अंदर हमारा यकीन किसी के ऊपर है तो हाँ, हमारा यकीन सीबीआई पर था, हमारा यकीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हमारा यकीन लोकसभा के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है। लेकिन अगर यही संस्थाएं अगर खुलेआम अगर आज कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं, तो ये बहुत अफसोस की, शर्म की और बहुत एक खतरे की घंटी हमको सुनाई दे रही है। दोस्तों, 500 साल पहले कैसी मंदिर गिराई गई थी, किसने मस्जिद बनाई थी, उसका पूरा ब्यौरा आपके पास है। 500 साल पहले क्या हुआ था, इसका पूरा हिसाब आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन 28 साल पहले जब वो मस्जिद ढाई गई थी, पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया देख रही थी टेलीविजन के ऊपर कि वहां पर कौन कौन लोग गए थे, कैसी कैसी बातें कही गई थी, कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। और अगर आज अदालतें ये फैसला करती है कि ये नहीं, ये सब बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि आने वाला कल कैसा रहने वाला है। हम लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह जितनी हमारी ताकत है हम लड़ेंगे। ये लड़ाई किसी एक मजहब की नहीं है, ये बलात्कार को हम किसी एक मजहब के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। एक जवान बच्ची की इज्जत लूटी जाती है और रातों रात अगर उसके बॉडी को वहीं पर पुलिस की निगरानी के अंदर
पुलिस के हाथों अगर उसे जलाया जाता है तो सोचिए उसके परिवार की पीड़ा, सोचिए उसके माँ बाप, उसके घर वालों की क्या हालत होगी। ये एक बच्ची जिसका अंतिम संस्कार भी उनकी मौजूदगी में नहीं कराया गया। ये अगर गुंडा राज नहीं है तो क्या है? और क्यों नहीं वही भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकलकर इसकी निंदा कर रहे हैं? क्यों नहीं वो लोग भी इस तरह का अपना गुस्सा जता रहे हैं? ये महज 40-50 लोग अगर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि कल जब हमें परमिशन दी गई तो हमें बताया गया कि 20 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, 30 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए। हम भी अगर चाहे तो आज औरंगाबाद शहर के तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग सड़कों के ऊपर निकल कर आएंगे। अगर इसी तरह की जुल्म और ज्यादतियां चलती रही तो हमारी भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है। हम भी एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जिस दिन हमारी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो जाएगी तब हम भी सड़कों के ऊपर निकल आएंगे। जब हम देखेंगे कि जो कानून जिसकी जिम्मेदारी है रक्षा करना, अगर वही भक्षक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जनता को, समाज को सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे मतभेद होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और है, लेकिन उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के गिरेबान तक अगर पुलिस चले जाती है, अगर उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है तो हम निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है। क्योंकि आज अगर वो राहुल गांधी तक पहुंच सकते हैं तो कल वो मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक भी पहुंचने की हिम्मत रख सकते हैं। ये लड़ाई विचारों की, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हो, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर औरंगाबाद में कहीं पर भी क्यों ना हो, ये सोच ले कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में अपनी बहनें हैं, तो तुम्हें इस घटना की निंदा करनी होगी। सियासत अपनी तौर के ऊपर चलेगी, ये चोर, ये लुच्चे लफंगे आएंगे जाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका समर्थन करेंगे तो सोचिए उन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ेगी। वो दरिंदों को लगेगा कि मुझे तो अगर सरकार की ताकत मेरे साथ में है तो मैं ऐसे ही बलात्कार करते जाऊंगा। और सिर्फ एक ही नहीं, यही मनीषा नाम की लड़की नहीं, हम राय रोज उत्तर प्रदेश के अंदर, बलरामपुर के अंदर, भदोही के अंदर हर रोज इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर इनकी निंदा नहीं की गई, अगर योगी आदित्यनाथ को वहां से हटाया नहीं गया, तो हम तो ये समझेंगे कि इन बलात्कारियों का समर्थन इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर रहे हैं। इन दरिंदों की हिमायत वो लोग भी कर रहे हैं। कहाँ है वो स्मृति ईरानी जिसने आजम खान के एक जुमले के ऊपर लोकसभा के अंदर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था? अगर तू महिला है तो तुझे बाहर निकलकर इस बच्ची के दरिंदे जितने भी थे इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बोलेंगे तो अगले अधिवेशन के अंदर तुम्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा। हमारे भी सवाल रहेंगे और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे कि किस तरह से हम एक कानून एक के लिए लगाएंगे और दूसरा कानून दूसरे के लिए लगाएंगे। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से यह अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे
हम जानते हैं कि कोरोना का पीरियड है, हम भी जितनी एहतियात बरतना है उतनी एहतियात हम बरतेंगे, लेकिन एक संदेश यहाँ से पूरे मुल्क के अंदर जाना चाहिए कि ये जुल्म ज्यादती, इस तरह का गुंडा राज बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये सत्ता में बिठाने वाले यही जनता है। जिस दिन ये जनता सड़कों के ऊपर निकल आएगी तो इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये सत्ता को नीचे भी ला सकते हैं, सत्ताधारियों को नीचे भी खींच सकते हैं। बस आप लोग यहाँ पर आए और एक ऐसे कार्यक्रम का एक हिस्सा बने जिसे देखकर सुनकर बहुत अफसोस होता है, और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अदालतें भी ऐसी फैसले देने लगे, अगर पुलिस इस तरह का काम करने लगे, अगर सीबीआई ये कहने लगे कि अब कुछ नहीं, तो सोचिए मुल्क कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जितने भी लोग हैं, हम सबको ये मुल्क बचाना है। ये मुल्क बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आना है। इतनी भक्ति के अंदर मलिन मत हो जाओ। नरेंद्र मोदी साहब को अपना भगवान मत समझो। यही वजह है कि आज तुमने इतना ऊपर उसे चढ़ा दिया है कि उसे जमीन के अंदर क्या हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा। इतनी ऊपर उसे पहुंचा दिया है कि खेत के अंदर एक जवान बच्ची को 4-4 दरिंदे नोचते हैं तो उसे वो नजर नहीं आता है। दोस्तों, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम इन दरिंदों का मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गांव के सवर्ण 4 लोगों ने अत्याचार किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जबान काट दी और उसको मर गई इसलिए फेंक दिया। यूपी के अंदर ऐसी घटना काफी बढ़ते जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार की धिक्कार है कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसी घटनाओं को हम लोगों ने विरोध करना चाहिए और अपनी तौर से ऐसी घटना ना हो इस पर हम लोगों ने कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये जो एक मानसिकता बनी है, महिलाओं के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं सरकार से उम्मीद करता हूं एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है, गुमराह करने की कोई बात नहीं है। उस लड़की का बयान है कि उनको किसने मारा है, उसने नाम भी दे दिए हैं, तुरंत अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन इनको सजा होना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन इनको सजा करेगा और इस घटना की पूरी तरह से निंदा करता हूं।